अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद रांझा है और मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल के शोबा तैयब नंबर 1 से वाबस्ता हूँ। पिछले 20 साल से वहीं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और इसके अलावा अहमदपुर शर्किया में एक चैरिटी हॉस्पिटल दारुल शिफा में भी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो आपसे गुफ्तगू का मकसद है जिस बीमारी के हवाले से, वो हमारे लोगों में बहुत आम है क्योंकि उसकी वजह बहुत आम है और उसको हम जानते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ के नाम से। यानी ये निज़ाम तनफ़ुस या सांस की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट को सांस की तंगी शुरू हो जाती है और वक्त के साथ साथ फिर उसमें बहुत सारी और पेचीदगियाँ होती चली जाती हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इल्म और किताब ऑब्वियसली हमें ये समझाता है कि 90% या इससे भी ज़्यादा लोग अगर का शिकार होते हैं इस बीमारी का, तो इसकी वजह सिगरेट या उससे जुड़ी हुई कोई भी मतलब तंबाकू जिस भी चीज़ में मौजूद है, जिनमें हुक्का भी शामिल है, जिनमें शीशा भी है, जिनमें और भी इससे मिलती-जुलती चीज़ें शामिल हैं, जो भी आप इन्हेल करके तंबाकू की सूरत में अंदर ले जा रहे हैं, वो सब शामिल हैं, वो वजह बनते हैं। लेकिन यकीनन इसके अलावा और भी वजूहात हैं जो इस मर्ज़ की वजह बन सकती हैं। कई लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कई लोगों का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है जहाँ पे वो रहते हैं, तो उस दौरान में वो डिस्टर्ब बड़ा होते हैं। आप ये देखें कि हमारे कल्चर में तंदूर पे रोटियां पकाने वाली ख़वातीन बहुत सारी, अब वो सिगरेट नहीं पी रही होती हैं, लेकिन वो जो उसका धुआं है मुस्तकिल, वो भी COPD का बायस बनता है। पता कैसे चलता है? मरीज़ में जो शुरू की अलामात होती हैं उनमें यही होता है कि वो कहता है कि मैं जब लंबे टाइम के लिए चलता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। यानी पेशेंट आपको बताएगा पहले मैं 1 किलोमीटर चल लेता तो मुझे कोई मसला नहीं था होता, पिछले 6 महीने साल से अब डॉक्टर साहब जब मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ ना तो मुझे लगता है कि बस आखिर में जाके ना मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, जबकि मैं उतनी ही रफ्तार से चल रहा होता हूँ। फिर वो आपको 6 महीने बाद गुजरेंगे बताएगा कि अब तो 1 किलोमीटर क्या, मैं 500 मीटर पे भी मेरे अंदर ये सांस फूलने वाला मसला शुरू हो चुका है। फिर वो आपको बताएगा अब तो ये 100 मीटर पे शुरू हो गया और कोई टाइम आएगा आपको बताएगा कि वो वॉशरूम तक जाता है और उसमें भी उसको सांस की तंगी होती है। उसके साथ साथ बहुत से पेशेंट में ये अलामत आ सकती हैं, वो कहेंगे हमारी छाती में ऐसे लगता है जैसे सीटियों की सी आवाज़ आती हो। कई कहेंगे ऐसे महसूस होता है जैसे छाती जकड़ी जकड़ी सी हो, उसमें घुटन हो, दर्द वाली कैफियत रहती हो। बहुत सारे लोग इसको हमारे सामने अलामत की सूरत में लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गैस बढ़ी है और यहाँ पेट पे खिंचाव बढ़ा है। वो अक्सर जब बार बार आप सांस ले रहे होते हैं तो याद रखिएगा, द एयर विच यू स्वॉलो इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ फ्लैटुलेंस। इफ समबडी आस्क कि भाई हवा भरने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो वो हवा जो हम इनहेल कर रहे होते हैं, अंदर ले जा रहे होते हैं, स्वॉलो कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी स्वॉलो भी हो जाती है, अंदर भी चली जाती है। तो सांस की तंगी वाले प्रॉब्लम के अंदर इस बात का इम्कान ज़्यादा होता है कि एयर भी अंदर जाएगी और उसके नतीजे में आपको साथ साथ एक गैस भी तंग करने वाली कैफियत हो सकती है इसके साथ साथ। प्लस जो दर्द बताते हैं अक्सर पेट में या ये पसलियों के नीचे, उसकी बड़ी वजह यही होती है कि जो सांस आप ले रहे होते हैं उसकी रफ्तार ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो उसमें खिंच पड़ती है और उसकी वजह से पेशेंट अनईजी होते हैं। सो सांस फूलना, खांसी होना, खांसी के साथ बलगम होना, साथ में कभी कभी छाती में जकड़न की कैफियत, सीटियों की आवाज़ें, ये सब का सब इसका हिस्सा है। जब हम उनसे तफसील पूछते हैं तो वो यही है, कभी सिगरेट, कभी हुक्का, कभी तंदूर पे रोटियां पकाना और इस तरह की कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम उसकी वजह भी पूछें ताकि कम अज़ कम मज़ीद मरीज़ को उससे बचाया जा सके। अगर हम ये बात करें कि अलामात के बाद कि इसकी तशख़ीस के हवाले से कौन सी चीज़ हमारी मदद कर सकती है, तो उसमें हम एक्सरे करा के देखते हैं। एक्सरे का मकसद एक ये भी होता है कि हमें उसमें तो होने वाली तब्दीलियाँ भी मिल जाएँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है, खुदा न खास्ता कई दफ़ा ये COPD यानी ये मर्ज़ जिसमें फेफड़ा मुतासिर हो रहा होता है, पेचीदा हो के खुदा न खास्ता कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फेफड़े कैंसर की। याद रखिएगा, फेफड़े के कैंसर के 70% की वजह 70% लोगों में सिगरेट होती है, गले के कैंसर की 80% में, ज़ुबान के कैंसर की 90% में। तो सिगरेट इतनी ख़तरनाक है, मौलिक है और इतनी बड़ी वजह है। सो एक एक्सरे हो जाएगा, एक लंग फंक्शन टेस्ट हो जाएंगे, वो हम चेक कर लेते हैं पेशेंट की। उसे कहते हैं कि ज़ोर से सांस ले, एक मशीन में मुख्तलिफ स्पायरोमीट्री डिवाइसेस होती हैं। जब हम उनकी स्पायरोमीट्री वगैरह करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको हम कहते हैं। एक डिजीज़ होती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, इनको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, जिनके अंदर थोड़ी रुकावट हो रही।
तो अब किसी शख्स को हो गई COPD, तो अब उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट इसकी कतई मुश्किल नहीं, लेकिन सबसे अहम ये है कि कोशिश करें, उसे कन्विंस करें, उसे समझाएं कि वो सिगरेट बंद करे, ऐसी कोई भी चीज़ तंबाकू वगैरह की शक्ल में उसको एक्सपोज हो रहा है, वो ले रहा है। यानी एक बंदा ऐसा है जो खुद नहीं पी रहा, वो पैसिव स्मोकर है, उसकी सारी कंपनी फ्रेंड पीते हैं, बंद कमरों में बैठा हुआ है, तो समझ लें उसने भी वो सारी सिगरेट पी है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया जाता है, आगाह किया जाता है जो वजह बन रही होती है पेशेंट की। उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जिनमें उसमें अद्वियात शामिल हैं, जिनमें उनमें कुछ कैप्सूल हैं जो दिए जाते हैं सांस के जरिए खींचने वाले, उनमें टायोट्रोपियम के नाम से कैप्सूल हैं जिन्हें एंटीकोलिनर्जिक्स कहा जाता है। लोग ठीक ना हो तो फिर उनको साथ में लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर जिन्हें लाबा कहा जाता है, फॉर्मिट्रॉल, सार्मिट्रॉल, साल्मिट्रॉल वगैरह के नाम से आते हैं, ये दिए जाते हैं। तो एक तरफ से पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक्स, एक तरफ से पेशेंट को यानी उसे हम लामा कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्कुलिनिक एजेंट्स, और इधर से लाबा लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स जो है वो दिए जाते हैं। जिन लोगों में बार बार छाती की इन्फेक्शंस भी हो जाएं और रिपीटेडली उनका प्रॉब्लम हो रहा हो, चेस्ट का भी, गले का भी, तो उनको हम तीसरा इनहेलर जिन्हें हम स्टीरॉयड्स कहते हैं, तो जिन लोगों में रिकरेंट एक्सरबेशंस होती हैं, बार बार मसला होता है उनके अंदर, हम जो स्टीरॉयड इनहेलेशनल फॉर्म में है जिनमें फ्लोटिकोसोन भी होता है, ब्यूटीसनाइड भी होता है, वो भी साथ में देते हैं। कुछ लोगों में कुछ टैबलेट्स भी हैं साथ में ऐड की जाती हैं जिन्हें हम थियोफाइलिन्स के नाम से जानते हैं। बहुत से लोगों में ज़रूरत नहीं होती, बैमीफाइलिन के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को हम दे भी रहे होते हैं। उनका यकीनन किसी हद तक इजाफी फ़ायदा देखा गया है। अगर ऐसा मरीज़ बिल्कुल एक बिस्तर पे बैठ जाए, चलना फिरना बंद कर दे, तो बहुत ख़तरा होता है कि कहीं उसकी टांगों में खून का लोथड़ा फंस ना जाए, रोड़ी सी ना बन जाए, उसको हम DVT कहते हैं। तो इन लोगों को अक्सर हम DVT प्रोफिलैक्सिस भी देते हैं कि ऐसी दवाई देते हैं जो खून पतला करने की हो, ताकि ये खून का लोथड़ा वगैरह ना बने। तो इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो उसमें नेबुलाइजेशन में हम एक मशीन होती है, जब मरीज़ बहुत अच्छा खुद नहीं खींच पाता तो उस मशीन के साथ उसको फिर हम कहते हैं कि आप नेबुलाइज करें, सांस लें, ताकि आपकी हालत में बेहतरी आए। इन COPD वाले लोगों में, आम लोगों की निस्बत इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लाजमी ऐसे तमाम लोगों को अपनी वैक्सीन करानी चाहिए फ्लू की। नज़ले की वैक्सीन अक्सर सितंबर में अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, तो सितंबर में ले लेंगे तो 1.5 महीना लगता है आपको प्रोटेक्शन में, तो बहुत अच्छी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो विंटर पेशेंट की बेहतरीन गुजरने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे मरीज़ों को तो ख़ास तौर पे लाजमी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिनकी लोगों के अंदर बार बार एक्सरबेशन हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, उनको तो प्रेफरेबली साथ में एक नीमोकोकल वैक्सीन होती है जो 10 साल में एक दफ़ा लगवानी होती है, वो भी लगवानी चाहिए। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम रहता है उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करें, क्योंकि अक्सर यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है और फिर काम बिगड़ता चला जाता है। तो ये ऐसी बीमारी है COPD कि इसका इलाज तो ज़रूरी है ही है, लेकिन वो चीज़ें जो इसको बढ़ा सकती, ट्रिगर कर सकती, अगर आप उनको रोक लें तो पेशेंट बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।